नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ये वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठे होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है IUPAC नाम। जैसा कि मैंने अपनी IUPAC नाम की पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नाम था हमारा रूट वर्ड, दूसरा नाम था सफिक्स फर्स्ट, तीसरा नाम था सफिक्स सेकंड और नंबर चौथा नाम था प्रीफिक्स अर्थात पूर्वलग्नक। आज हम समझेंगे कि इन चारों को कैसे क्रम से रखकर हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखकर रूट वर्ड किसे कहते हैं, क्या क्या नाम होता है, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स सेकंड क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, इन सब को आप वो वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा जा सकता है। मैं आपको एक नियम बताऊंगा, जिस नियम के द्वारा आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो हम लोग। सर्वप्रथम हम यहाँ से शुरू करते हैं IUPAC नामकरण के नियम। तो दोस्तों, IUPAC नामकरण के नियम में सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की एक खुली संरचना प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कार्बनिक यौगिक की एक खुली संरचना प्राप्त करें। खुली संरचना मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बने बंधों को दिखाया गया हो। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा C2H6, तो ये खुली संरचना नहीं है। ये कार्बनिक यौगिक तो हमारे पास दे दिया गया, इसका नाम हम जानते हैं कि होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। लेकिन अगर हमको बोल दिया जाए, मान लीजिए हमें नहीं पता था, इसका IUPAC नाम बताना हुआ, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस कार्बनिक यौगिक की हमें एक खुली संरचना बनानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम कार्बनिक यौगिक की खुली संरचना कैसे बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि ये हमारे पास है C2H6। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम इसकी खुली संरचना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार की संरचना प्राप्त करना आवश्यक है। तो जब हम इस प्रकार की संरचना प्राप्त कर लेंगे तब हम अगले नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि अब हमें उसमें स्थित सभी टर्मिनल कार्बन का क्या अर्थ है? किनारे पर स्थित कार्बन। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट आपके लिए यही होना चाहिए कि हम उसमें किनारे स्थित कार्बन को खोज सकें। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा हूँ। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे हमने 1 कार्बन और जोड़ा 4, यहाँ पे हमने 1 कार्बन और जोड़ा 4। इस प्रकार का हमारे पास कार्बनिक यौगिक था। तो इसमें हमको टर्मिनल कार्बन खोजना है। टर्मिनल माने किनारे पर स्थित कार्बन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब हैं तो इसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, लेकिन क्या ये पांचों टर्मिनल कार्बन है अर्थात किनारे पर स्थित कार्बन है? नहीं। इसको हम समझते हैं किनारे पर स्थित कार्बन। देखिए दोस्तों, इसमें से ये कार्बन एक किनारे पर है, फिर ये कार्बन एक किनारे पर है, ये कार्बन एक किनारे पर है। तो इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक में हमें 3 टर्मिनल कार्बन मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक में टर्मिनल कार्बन खोजें। जब हमें खुली संरचना प्राप्त हो जाएगी तो हमें यही काम करना है कि हम उसमें टर्मिनल कार्बन खोज लें। ठीक है दोस्तों, आपने टर्मिनल कार्बन खोज लिया। अब आगे का काम क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे देखिए क्या करना है। आगे आपको ये करना है
कि अब उस कार्बनिक यौगिक में क्या खोजना है हमें, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे क्रम से खोजिए लिखा गया। क्रम से मतलब हमें यहाँ पे क्रम से खोजना है। क्या खोजना है? सर्वप्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या खोजना है दोस्तों? मुख्य क्रियात्मक समूह। जैसे आपके पास कार्बनिक यौगिक है तो सबसे पहला काम उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोजिए। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है, ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया है। आप पहली वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वहाँ पे आपको सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह का एक पेज लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि उनका सफिक्स सेकंड नाम होता क्या है। तो आपको उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोज लेना है, वो आपको सारणी से दिख जाएगा कि कौन कौन से मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान दीजिए, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तब द्विबंध खोजिए। मतलब पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें मुख्य क्रियात्मक समूह ही खोजना है। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तब आप उसमें द्विबंध खोजिए। क्या खोजिए दोस्तों? द्विबंध। जब आपने द्विबंध देखा, मान लीजिए द्विबंध भी नहीं मिला कार्बनिक यौगिक में, तब आप जाइए त्रिबंध खोजने के लिए। ठीक है दोस्तों, इनको क्रम से खोजना है। पहले मुख्य क्रियात्मक समूह खोजना है, अगर नहीं मिला तो द्विबंध खोजना है, नहीं मिला तो त्रिबंध खोजना है, और सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी खोजना है। प्रतिस्थापी भी मैंने उस दिन आपको समझाया था कि मुख्य कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले जो समूह हैं उनको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापी अर्थात प्रतिस्थापन, किसी को हटाकर ही ये आएंगे। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ए और बी दो आदमी हो गए, तो ए और बी दो आदमी हो गए, यहाँ पे एक जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सी यहाँ पे काम करने के लिए आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे केवल दो लोग ही काम कर सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं काम कर सकते। तो अगर सी यहाँ पे काम करना चाहता है तो सी के लिए दो ऑप्शन बनते हैं, या तो वो बी को हटा के आ जाए या तो वो ए को हटा के आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे सी ने या तो बी को प्रतिस्थापित कर दिया या तो ए को प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इनका नाम प्रतिस्थापी हो गया। तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी कैसे खोजते हैं? जो हाइड्रोजन को हटाकर आए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने चारों चीज़ों को खोज लिया, यहाँ पे आपको चारों क्रम से खोज लेना है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो खोज लेना है, नहीं मिला तो द्विबंध खोजना है, नहीं मिला तो त्रिबंध, और अगर नहीं मिला तो प्रतिस्थापी। अगर इनमें से कोई भी मिल गया तो आपको वहीं रुक जाना है, आगे जाके अपना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इन चारों चीज़ों को उस कार्बनिक यौगिक में खोज लेंगे। अगली प्रक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए कि अब एक मुख्य कार्बन की श्रृंखला चुननी है। यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में मुख्य कार्बन श्रृंखला एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब तक हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं मिलेगी तब तक IUPAC नाम का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मुख्य कार्बन श्रृंखला किस प्रकार से चुननी है ये आप ध्यान से देखिए। कहा गया कि मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना है जो सबसे बड़ी हो और उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह भी आ जाए, द्विबंध भी आ जाए, त्रिबंध भी आ जाए और क्रियात्मक समूह भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला काम आपको ये करना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला इस प्रकार से चुननी है कि उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह भी आ जाए, द्विबंध भी आ जाए और त्रिबंध भी आ जाए, तथा यहाँ पे प्रतिस्थापी, यहाँ पे दोस्तों प्रतिस्थापी रहेगा, ये आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी सब उपस्थित हो, श्रृंखला इस प्रकार की होनी चाहिए। अब आगे का काम, जब आपने एक श्रृंखला देख लिया कि जो सबसे बड़ी हो वो आपने खोज लिया, अब जब सबसे बड़ी श्रृंखला आपने खोज लिया तो अगला आपका काम क्या आता है कि हमें इस श्रृंखला का अंकन करना है। अंकन मतलब अंक प्रदान करना, जैसे गिनती 1 2 3 4 5। अब जो अंकन है वो हम बीच से नहीं शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 10 आदमी लाइन में खड़े, उनको क्रम से गिनिए, तो क्या आप बीच में से शुरू कर देंगे कि 1 2 3 4 5 फिर चले आए इधर 1 2 3 4 5? ऐसा नहीं कर सकते। हम जो गिनती शुरू करते हैं दोस्तों वो किसी एक किनारे से शुरू होगी, अर्थात टर्मिनल कार्बन से शुरू होगी, क्योंकि मैंने ऊपर पहले आपको यही बताया कि आपको टर्मिनल कार्बन खोजने हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद टर्मिनल कार्बन तो आपने खोज लिया था पहले ही, अब उस टर्मिनल कार्बन से किसी एक टर्मिनल कार्बन से हम गिनती शुरू करेंगे, किसी एक टर्मिनल कार्बन से, और उसी टर्मिनल कार्बन से गिनती शुरू करेंगे जिधर से हमारी श्रृंखला सबसे बड़ी बने और निम्न बातों का
पालन करती हुई जाए। अब देखिए ये श्रृंखला हमारी किस प्रकार से चुनी जाएगी। श्रृंखला जब हम चुनने गए तो हमने अगला टारगेट अपना क्या रखा कि श्रृंखला हमें इस प्रकार चुननी है कि जिधर से निम्न चीजें सबसे नजदीक आए, निम्न चीजें सबसे नजदीक आए। तो आपको श्रृंखला का जो अंकन है, श्रृंखला का जो अंकन है उस टर्मिनल कार्बन से शुरू करना है दोस्तों। कहां से शुरू करना है? उस टर्मिनल कार्बन से शुरू करना है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक आए। ठीक है, गिनती उधर से ही करनी है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक आए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो गलत माना जाएगा। अब मान लीजिए यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह हो ही ना, तब क्या करें कि मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, जिधर से मर्जी उधर से गिन ले? नहीं, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तब आप उसमें द्विबंध को देखिए। अब द्विबंध है तो द्विबंध में आपको गिनती उस किनारे से करनी है कि जिधर से ये द्विबंध नजदीक आए, जिधर से ये द्विबंध नजदीक आए। हो गया दोस्तों। अब द्विबंध भी नहीं है तब आप उसमें त्रिबंध खोजिए, तब गिनती उस किनारे से करिए जिधर से ये त्रिबंध नजदीक आए। त्रिबंध भी नहीं है तब सबसे अंत में आपको देखना है प्रतिस्थापी, अर्थात जो हाइड्रोजन को हटाकर आया था। तब आपको गिनती उस किनारे से करनी है, अर्थात श्रृंखला का अंकन उस किनारे से करना है जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक आए। तो ध्यान देने वाली बात है, प्रतिस्थापी को हम सबसे अंत में देखेंगे, अर्थात प्रतिस्थापी आपको पहले ध्यान में नहीं देना है। आपको तो सबसे पहला काम यही ध्यान में देना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक आए। जब आपने मुख्य क्रियात्मक समूह देख लिया, नहीं है तब आप द्विबंध पे जाइए। अगर द्विबंध भी नहीं है तब आप त्रिबंध पे जाइए। अगर ये तीनों नहीं है तब आप प्रतिस्थापी पर जाइए। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको कार्बन की श्रृंखला का अंकन करना है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये मैंने लिखा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये 5 कार्बन का एक समूह है। इसमें मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ पर मैं एक प्रतिस्थापी जोड़ देता हूँ, जैसे कि Cl। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह जोड़ देता हूँ OH, OH। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन को हमने नहीं दिखाया है। हाइड्रोजन को आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं कार्बन 4 बंध बनाता है, तो इसमें जितने कार्बन के जितने बंध बाकी हैं उनको आप हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? पहला तो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह ही दिख रहा है, उसके बाद ये द्विबंध दिख रहा है, फिर ये क्लोरीन दिख रहा है प्रतिस्थापी। यही है हमारा प्रतिस्थापी। क्यों ये प्रतिस्थापी है? क्योंकि यहाँ पे वास्तव में तो कार्बन के पास होना चाहिए था हाइड्रोजन, लेकिन यह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं आ गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये OH भी कार्बन को प्रतिस्थापित करके आया, लेकिन यह एक क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह में इसकी गणना की जाती है। क्यों? क्योंकि यह यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, इसलिए यह क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लेकिन हम गिनती करते समय वरीयता किसको देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हमने आपको दिखाया कि अगर यहाँ पे ध्यान से फिर एक बार देख लीजिए कि मुख्य क्रियात्मक समूह है तो वरीयता उसी को दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहली वरीयता हमें मुख्य क्रियात्मक समूह की ही खोजनी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कैसे था अभी, इस प्रकार से था ये। यहाँ पे हमने एक Cl जोड़ा था और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सर्वप्रथम तो हमें टर्मिनल कार्बन खोजना था दोस्तों। तो टर्मिनल कार्बन किस प्रकार से है, एक यहाँ पे हो गया, एक ये टर्मिनल कार्बन। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसमें। ये तो हमारा Cl है, इसको लेना नहीं है अभी। तो 2 टर्मिनल कार्बन हो गए। तो गिनती जो हमारी है या तो इस किनारे से शुरू हो सकती है या तो इस किनारे से शुरू हो सकती है, लेकिन कौन सी गिनती सही होगी हमें ये ध्यान देना है। कैसे?
अब इसमें हमें इस नियम को देखना है कि अंकन हमें उस टर्मिनल कार्बन से करना होता है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है। तो अब देखिए, ये टर्मिनल से अगर आप गिनती करते जाते हैं तो 1 2 फिर 3, ये 4, फिर यहाँ पे आपने लिखा 5। तो ये जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह OH था वो आया 5वें कार्बन पे। अब अगर हम गिनती इधर से करते जाएं, गिनती अगर हम इधर किनारे से इस टर्मिनल कार्बन से शुरू करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो हमें मिला क्या कि जब हम इस साइड से गिनती कर रहे हैं अर्थात दूसरे टर्मिनल कार्बन से गिनती शुरू कर रहे हैं, तब मुख्य क्रियात्मक समूह OH पहले कार्बन से आ रहा है, अर्थात हमारी यही गिनती सही है। तो जो हमें टर्मिनल कार्बन से मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन करना था उसमें ये वाला गिनती हमारी सही होगी कि 1 2 3 4 5, जबकि जो इधर वाली गिनती थी दोस्तों ये गलत मानी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके कारण OH समूह 5वें स्थान पे आ रहा है और जबकि इसके कारण OH समूह पहले स्थान पे आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा गिनती हम उधर किनारे से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, OH के आ जाने के बाद न तो हमने द्विबंध को ध्यान में रखा दोस्तों, न हमने द्विबंध को ध्यान में रखा, न ही प्रतिस्थापी को ध्यान में रखा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मुख्य क्रियात्मक समूह आ गया आपको द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी सब भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, ये बात को याद रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला काम शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे ध्यान देते हैं। अगला हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक काम तो हमने कर लिया, कार्बन की श्रृंखला का हमने अंकन कर लिया जैसा मैंने आपको सिखा दिया। अब कार्बन की श्रृंखला का जब आपने अंकन कर लिया तो अगली प्रक्रिया आपको क्या करनी है। देखिए, अगला काम आपको ये करना है कि उसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह आया है उसको छोड़ देना, यदि आया है तभी उसको छोड़ दीजिए, और जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपने जो गिनती की थी, दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा। हाँ तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं। हमने क्या कहा कि जब हमने अंकन कर लिया तब हमें मुख्य क्रियात्मक समूह और मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन को छोड़ देना है, और शेष बचे जितने भी समूह हैं उनको हम प्रीफिक्स मान लेते हैं। प्रीफिक्स माने तो पूर्वलग्नक। अभी हम देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला काम, आपको मुख्य क्रियात्मक समूह और मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन को छोड़ देना है, और शेष बचे समूहों को आपको प्रीफिक्स मानना है, चाहे वह कोई भी समूह हो, कार्बन युक्त समूह हो चाहे बिना कार्बन युक्त समूह हो, इन सबको हमें प्रीफिक्स ही मानना है। प्रीफिक्स मानने के बाद अगला काम हम शुरू करते हैं। वैसे मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला कुछ इस प्रकार से आगे चल रही थी, जिसमें 5 कार्बन थे। इस पे यहाँ मैंने एक क्रियात्मक समूह जोड़ा था OH, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक जोड़ दिया Cl, और यहाँ मैंने एक जोड़ दिया CH3। और हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला तो आपको बताया है कि आपको गिनती किधर से करनी है। तो आप देख सकते हैं कि गिनती यहाँ से होगी, जिधर से हमारा ये मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा। तो 1 2 3 4 और 5, ये आपने गिनती कर लिया। तो आगे का काम आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह और कार्बन की श्रृंखला के कार्बन को छोड़ देना है। तो आपने ये मुख्य क्रियात्मक समूह छोड़ दिया और ये कार्बन की श्रृंखला के जितने कार्बन हैं सबको छोड़ दिया। तो आपके पास बचे कौन कौन से समूह, ये ध्यान दीजिएगा। आपके पास बच गए 2 समूह, एक बचा Cl और एक बचा CH3। तो जो Cl और CH3 बचे ये दोनों हमारे हो गए प्रीफिक्स, PREFIX। ठीक है दोस्तों, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रकार से हमारा हो गया प्रीफिक्स। तो अगला टारगेट हमारा क्या था, प्रीफिक्स खोजना। हमने प्रीफिक्स खोज लिया। ठीक है दोस्तों, अब प्रीफिक्स खोजने के बाद हमें इनका स्थान भी याद रखना है और इनका प्रीफिक्स नाम भी याद रखना है। जैसे CH3 का प्रीफिक्स नाम जो होता है मेथिल होता है, और CH का जो होता है क्लोरो होता है। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रख लिया, और इनका स्थान जो Cl था वो तीसरे कार्बन पर था और जो CH3 था वो दूसरे कार्बन पर था।
ये भी आपने याद रख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक तो मुख्य क्रियात्मक समूह और कार्बन की श्रृंखला को छोड़ देना है, और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि प्रीफिक्स का जो नाम है और उसका जो मुख्य कार्बन श्रृंखला पर स्थान है, दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे ये काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इतना काम कर लिया। अब शुरू से मैं एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ, बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको खुली संरचना बनानी है। खुली संरचना बनाने के बाद टर्मिनल कार्बन खोजने हैं। टर्मिनल कार्बन खोजने के बाद उस कार्बनिक यौगिक में आपको कुछ चीज़ें क्रम से खोजनी है, जैसे मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, द्विबंध हो गया, त्रिबंध हो गया और प्रतिस्थापी हो गया। इनको खोजने के बाद अब आपको एक सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुननी है। क्या चुननी है? सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला। ये प्रकार से सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला आप चुनिएगा। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चुनने के बाद उस कार्बन श्रृंखला का आपको अंकन करना है। कहाँ से करना है? टर्मिनल कार्बन से करना है। और उसमें निम्न बातों को ध्यान में रखना है कि ये नज़दीक आए, अगर नहीं है तो द्विबंध नज़दीक आए, नहीं है त्रिबंध, नहीं है तो प्रतिस्थापी। इस प्रकार से फिर लास्ट में आपको क्या करना है? मुख्य क्रियात्मक समूह और मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन को छोड़ देना है और शेष बचे समूहों को पूर्वलग्नक मान लेना है और उनका नाम और उन मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उनका स्थान भी ध्यान में रखना है और उनको लिख लेना है एक जगह पे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि उस यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, इतनी चीज़ों को जानने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। अब लिखेंगे इनका नाम। कैसे लिखेंगे? अब हम सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स नाम लिखना है किसी भी यौगिक का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला काम, हम उस यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो प्रीफिक्स ही लिखना है, जो यहाँ पे आपने खोजा था। अब कैसे लिखना भी मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। प्रीफिक्स का नाम लिखने के बाद आपको रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड कहाँ से मिलता है? आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला से मिलता है। ये आपको कहाँ से मिलता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला से। उसके बाद आपको सफिक्स फर्स्ट लिखना है। सफिक्स फर्स्ट जो होता है कार्बन कार्बन के बीच बंधों को दर्शाता है, चाहे सिंगल बॉन्ड बना, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड। फिर सफिक्स सेकेंड क्या होता है दोस्तों? सफिक्स सेकेंड हमें बताता है कि उस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब जो क्रियात्मक समूह हमने सबसे पहले देखा था, हमने कहा उसको छोड़ दीजिएगा, उसका नाम सबसे अंत में लिखा जाता है और कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बने हैं उनका नाम तीसरे नंबर पर लिखा जाता है। जो कार्बन की श्रृंखला आपने गिनती किया था 1 2 3 4 5, उसका नाम भी मैंने रूट वर्ड में आपको पहले वीडियो में बताया था, उसका नाम लिखना है शब्द मूल के रूप में। और सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स अर्थात पूर्वलग्नक। ये पूर्वलग्नक कहाँ से मिले आपको? मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन और मुख्य क्रियात्मक समूह को छोड़ने के बाद मिले थे दोस्तों। ठीक है, इनका नाम और इनका अंकन आपने पहले ही कर लिया था कि किस कार्बन पर हैं ये। अब इन प्रीफिक्सों का नाम हम कैसे लिखते हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम प्रीफिक्स का नाम शुरू करेंगे और प्रीफिक्स के नाम के साथ उसका स्थान भी लगा देंगे। जैसे वहाँ पे अभी ऊपर आपको मिला था क्लोरो, तो क्लोरो तीसरे पर था तो उसको लिए लिख देना आपको 3 क्लोरो। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या लिख देना है? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो आपने लिख दिया। 2 मेथिल मिला था तो उसके लिए आप लिख दीजिए 2 मेथिल। ठीक है, तो प्रीफिक्स के नाम के पहले उसका स्थान भी आप लगाना मत भूलिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि इसमें प्रीफिक्स की संख्या 1 से अधिक आती है तो, यदि इसमें प्रीफिक्स की संख्या 1 से अधिक है तो क्या करेंगे? इनका जो नाम का क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे चाहा खिचड़ी की तरह जिधर चाहा उधर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका जो नाम होगा अंग्रेजी वर्णमाला के ही क्रम में होगा। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि क्लोरो लिखना था और उसके बाद मेथिल था, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्लोरो शुरू होता है C से, मेथिल शुरू होता है यम से। ठीक है दोस्तों, तो C पहले आता है कि यम पहले आता है? पहले C आता है। ठीक है, तो जो पहले C आता है उसका नाम आपको पहले लिखना है और यम बाद में आता है तो उसका नाम आपको बाद लिखना है। तो अगर ये दोनों किसी एक ही यौगिक में आ गए
तो पहले हम जैसा इसका स्थान था ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 क्लोरो और यहाँ पे हम 2 मेथिल, भले ही उसका स्थान पहले है, यह स्थान मत देखिएगा, उसका नाम देखिएगा दोस्तों। नाम देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले कौन आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप उसका नाम लिख लीजिएगा। जब आपने प्रीफिक्स का नाम लिख लिया, उसके बाद आपको रूट वर्ड का नाम तो हमने पहली वीडियो में बताया ही था, कल की वीडियो में, कैसे आपने देखा कि किस कार्बन के लिए, कितने कार्बन के लिए कौन कौन सा नाम देंगे, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, इस प्रकार से मैंने नाम बताया था आपको विभिन्न कार्बन की संख्या के लिए। तो आगे का काम करना है, जब आपने प्रीफिक्स लिख लिया, उसके बाद रूट वर्ड लिख लिया, तब हम आते हैं सफिक्स फर्स्ट पर। सफिक्स फर्स्ट 3 होते हैं, एन जो कि सिंगल बॉन्ड को बताता है, इन जो कि डबल बॉन्ड को बताता है, और आइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड को बताता है, ठीक है दोस्तों, ये प्रकार से। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के बाद आपको सफिक्स फर्स्ट एन जोड़ देना है, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स फर्स्ट रूट वर्ड के तुरंत बाद इन जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सफिक्स, ये रूट वर्ड हमने लिखा मेथ, क्या लिखा हमने, मेथ, तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच तो एन आपने जोड़ दिया, और उसके बाद अगर डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ दिया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दिया, आइन जोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ अभी आप भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यदि सफिक्स फर्स्ट के रूप में द्विबंध या त्रिबंध, एकल बंध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है आप वैसा ही लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर द्विबंध या त्रिबंध है तो उसके नाम के पहले भी मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उसका स्थान लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो टर्मिनल कार्बन तो हमको 2 ही मिले। यहाँ पे कौन कौन से, देखिए दोस्तों, एक ये टर्मिनल कार्बन मिला, एक ये, तो गिनती मान लीजिए मैंने इधर से किया क्योंकि दोनों तरफ से गिनती यहाँ पे सही होगी, तो गिनती हमने इधर से किया। तो ये देखिएगा दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 4 कार्बन का आपको नाम क्या पता है, रूट वर्ड ब्यूट। इसके आगे आपको अब एन नहीं जोड़ना है क्योंकि आपको ये डबल बॉन्ड दिख गया। जब डबल बॉन्ड आपको दिख गया तो इसका नाम लिखना है क्या, ईन, क्या लिखना है, ईन। लेकिन अब ईन लिख के आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, ईन लिखने के बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उसका स्थान भी लिखना है कि ये ईन है कहाँ, नहीं तो हमें पता कहाँ चलेगा कि हमने डबल बॉन्ड कहाँ लगाया था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर जगह होते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डबल बॉन्ड खोजना है या ट्रिपल बॉन्ड खोजना है कि किस स्थान पर लगा है। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड देखते हैं दोस्तों, दूसरे कार्बन पर लगाइए, ध्यान से देखिएगा, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है तो ईन से पहले आपको 2 लगा देना है, तो नाम हो गया इसका ब्यूट 2 ईन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तो ईन हुआ चाहे आइन हुआ, उसके पहले उसका स्थान भी लगाना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर दूसरे कार्बन पर 2 ईन, अगर ट्रिपल बॉन्ड चौथे कार्बन पर 4 आइन, इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। सबसे अंत में अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे लास्ट में तो हम सफिक्स सेकंड लिखते हैं। सफिक्स सेकंड क्या लिखते हैं, सफिक्स सेकंड किसका नाम होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम होता है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह के नाम की सारणी अभी मैं नीचे लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि नाम कौन कौन से, फिर मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ और अन्य तरीकों पर चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बोरियत महसूस होगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, तब आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का सफिक्स सेकंड नाम लिखते हैं। सफिक्स सेकंड नाम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सफिक्स सेकंड नाम, प्रीफिक्स नाम नहीं, सफिक्स सेकंड नाम। परंतु ऐसा करते समय सफिक्स फर्स्ट का ई हटा देते हैं। जैसे आपने सफिक्स फर्स्ट लिखा था, एन लिखा, चाहे इन लिखा, चाहे आइन लिखा, तो देखिए सबके अंत में ई लगा हुआ है। इनके ई को हटाने के बाद ही आपको जोड़ना है सफिक्स सेकंड। जैसे अगर मान लीजिए आपको एन में ओइक एसिड जोड़ना है तो ये एन ओइक एसिड ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत चीज़ है। कैसे लिखेंगे इसको, ए एन, इसका ई हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे ओ आई सी, फिर ए सी आई डी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ये प्रकार से, ठीक है ना। तो ई हटा देंगे तब उसका नाम लिखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है
कि अगर सफिक्स सेकंड भी मुख्य कार्बन श्रृंखला के कहीं बीच में आ गया, कहाँ पर आ गया, बीच में अर्थात पहले कार्बन को छोड़कर अन्य किसी कार्बन पर आ गया, तो उसका भी स्थान लिखना नहीं भूलते हैं दोस्तों, उसका भी स्थान उसके पहले लिख देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और OH समूह जुड़ गया यहाँ पर, और ये लास्ट वाला कार्बन। तो गिनती तो हमारी इधर से होगी 1 2 3 4, क्योंकि अगर इधर से करेंगे देखिए 1 2 3 4, OH समूह तीसरे पे आ रहा है, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो OH समूह दूसरे पे आ रहा है, अर्थात जिधर से नज़दीक है वो पॉइंट सही है। तो OH का नाम जो होता है सफिक्स सेकेंड नाम ऑल होता है, और उसके पहले हमें 2 लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इस बार जो ऑल है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप एक गलती मत करिएगा कि OH समूह जहाँ से जुड़ा है हम गिनती उसी कार्बन से शुरू कर दें। गिनती हमेशा टर्मिनल कार्बन से ही शुरू होगी। टर्मिनल कार्बन अर्थात किनारे के कार्बन, ठीक है, जो किनारे के कार्बन होते हैं, गिनती हमेशा किनारे के कार्बन से शुरू होती है। जितने किनारे, ये बीच का कार्बन है, ये बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सारणी दिखा देता हूँ। जैसे COOH का नाम होता है ओइक एसिड, कहीं पर COOH जुड़ गया तो ओइक एसिड। SO3H मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा तो सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से आप देखते जाइए, COOR का एल्कॉक्सी ओएट, COX का ऑयल हैलाइड, CONH2 का एमाइड। उसके बाद CN का नाम सफिक्स सेकंड नाम, सबका सफिक्स सेकंड नाम देखते जाइएगा। सफिक्स सेकंड मतलब लास्ट वाली सारणी का नाम। ठीक है दोस्तों, इसी की मदद से हम IUPAC नाम लिखेंगे। इस प्रकार से आप देखते जाइएगा। CHO का नाम है अल, A और AL लिखना है CHO का नाम। अभी इस एग्जाम्पल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर देखिएगा, अगर कहीं CO दिख गया, CO तो उसका नाम ओन होता है, OH का नाम ऑल होता है। OH हाइड्रोक्सी, देखिए अभी मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल में दिखाया, इसका सफिक्स सेकेंड नाम ऑल होता है। उसके बाद अगर कहीं SH है तो थाईऑल, NH2 है तो एमिनो, O है तो ऑक्सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने IUPAC नामकरण के नियम को सीख लिया। उनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पूरा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए जो नोटेड पॉइंट है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक यौगिक है CH3, CH2, CH2 फिर CH3। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो हमने कहा कि इसकी खुली संरचना बननी चाहिए। खुली संरचना बनी हुई है क्योंकि कार्बन के बीच के बंधों को इसमें दिखाया गया है। अगला हमारा टारगेट क्या होता है? टर्मिनल कार्बन खोजना। टर्मिनल कार्बन देखिए इसमें 2 हैं, एक इधर और एक इधर। जब आपने टर्मिनल कार्बन खोज लिया तब आपको इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोजना है। अभी मैंने ऊपर आपको मुख्य क्रियात्मक समूहों की सारणी दिखाई, उसमें से कोई भी इसमें नहीं है, अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। उसके बाद आपको द्विबंध खोजना है। पीछे आप नियम देखेंगे तो पता चलेगा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, द्विबंध भी नहीं है, त्रिबंध भी नहीं है, कोई प्रतिस्थापी हमने दिखाया, प्रतिस्थापी भी नहीं है। चारों चीज़ें इसमें नहीं है। तो इसका मतलब 2 टर्मिनल कार्बन है। गिनती हम किसी भी टर्मिनल कार्बन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गिनती की है इधर से की है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला बनी। अब हमने कहा नाम लिखते समय पहले आपको प्रेफिक्स लिखना है, प्रेफिक्स के बाद रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड के बाद आपको सफिक्स फर्स्ट लिखना है, सफिक्स फर्स्ट के बाद आपको सफिक्स सेकंड लिखना है। तो प्रेफिक्स माने पूर्वलग्नक। मुख्य कार्बन की श्रृंखला के कार्बन को छोड़ दिया जाए, इसको 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 और इसको छोड़ दें तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब प्रेफिक्स नहीं है। फिर रूट वर्ड लिखना है। देखिए रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, ये ब्यूट आपने लिख दिया। ब्यूट लिखने के बाद आपको सफिक्स फर्स्ट लिखना है। सफिक्स फर्स्ट आपको ये बताता है कि कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है या सिंगल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे डबल और ट्रिपल तो हमें नहीं दिख रहा है, अर्थात द्विबंध या त्रिबंध हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें सिंगल बॉन्ड का नाम लिखना है। और कार्बन कार्बन के बीच जब सभी सिंगल बॉन्ड बने होते हैं तो उसका नाम होता है NaNe। उसके बाद अब दोस्तों हमें नाम लिखना होता है सफिक्स सेकेंड। तो सफिक्स सेकेंड अर्थात मुख्य क्रियात्मक समूह, कोई मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है, इसलिए हमारा नाम हो गया केवल ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें हम ये देखेंगे
कि सबसे पहले टर्मिनल कार्बन हमने देखा यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, 2 टर्मिनल कार्बन हो गए, बाकी ये दोनों तो बीच के कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो 2 टर्मिनल कार्बन हो गए। अब गिनती किधर से करनी है, पहले तो हमें ये सोचना है, तो उसके लिए हमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोजना होगा। आप पीछे सारणी में देखिएगा, कोई भी मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है तो हम द्विबंध खोजते हैं। द्विबंध ही हमको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा तो त्रिबंध खोजिए, त्रिबंध भी दोस्तों नहीं दिख रहा है। त्रिबंध नहीं दिखा तब सबसे अंत में हम प्रतिस्थापी खोजेंगे। प्रतिस्थापी का मतलब जो कार्बन की श्रृंखला पर हाइड्रोजन को हटाकर आया हो, जैसे कि ये क्लोरीन, तो इसमें हमें प्रतिस्थापी दिख गया। अर्थात हम अंकन उस टर्मिनल कार्बन से करेंगे जिधर से ये प्रतिस्थापी नज़दीक आएगा, जिधर से ये प्रतिस्थापी नज़दीक आएगा। तो देखिए, अगर इधर से आप गिनते हैं तो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है। लेकिन अगर आप इधर से गिनिए 1 2 3 4, तो इधर से आ रहा है दूसरे नंबर पे, तो इस साइड से नज़दीक आ रहा है, अर्थात हमारा ये अंकन सही है। तो इसी के आधार पर हम इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर आपको रूट वर्ड लिखना है, फिर आपको सफिक्स फर्स्ट लिखना है, फिर आपको सफिक्स सेकंड लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो जब हमने देखा प्रीफिक्स, इसमें तो हमें अब एक प्रीफिक्स अर्थात प्रतिस्थापी मिल गया क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्लोरो होता है, क्लोरो। प्रीफिक्स आपको पहले लिखना है, क्लोरो लिख दिया हमने। क्लोरो किस कार्बन पे था, दूसरे कार्बन पे, तो उसके पहले 2 लगा दिया हमने। और कोई प्रीफिक्स तो था नहीं, क्योंकि 4 कार्बन छूट गए, तो बस केवल क्लोरो अकेले बचा हुआ था। उसके बाद प्रीफिक्स लिखने के बाद दोस्तों हम आते हैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड हमारा क्या था, रूट वर्ड था यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया हम ब्यूट लिखते हैं। और कार्बन की श्रृंखला के बीच देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए अंत में हमने एन लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरो, ये दूसरे पे क्लोरो लगा था, उसके बाद 4 कार्बन बने थे तो ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था तो एन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या करते हैं, इसमें आता है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें सर्वप्रथम तो हम मुख्य क्रियात्मक समूह खोजेंगे, जो कि नहीं दिख रहा है। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद हम द्विबंध खोजेंगे। हाँ, इसमें तो द्विबंध दिख गया हमें, ये दिख रहा है। तब तो अब वरीयता इसी को देंगे। तो टर्मिनल कार्बन हमारे कौन कौन हो गए, टर्मिनल कार्बन तो हमारे ये दोनों हो गए, एक इस किनारे एक इस किनारे। तो गिनती अब हम कहाँ से करेंगे ये पता करते हैं, इस टर्मिनल किनारे से करें कि इस टर्मिनल किनारे से करें। इसके लिए हमें देखना होगा कि किस टर्मिनल से आ रहा है डबल बॉन्ड नज़दीक। तो इधर से गिनती करिए आप, 1 2 3 4, दूसरे पे आया, ये दूसरे के सामने लगा। इधर से गिनती करिए तो 1 2 3 4, तो इधर जब चल रहे हैं तब भी देखिए दूसरे कार्बन पर ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों स्थितियों में ये जो हमारा डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पर आ रहा है, अर्थात गिनती हम किसी भी किनारे से कर सकते हैं। तो हमने इस किनारे से गिनती कर दिया, 4 कार्बन हो गए। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स आया, प्रीफिक्स कैसे पता चला, मुख्य कार्बन श्रृंखला के कार्बन को छोड़ दीजिए, इसको 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 और इसको छोड़ दिया तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इसमें भी प्रीफिक्स नहीं है। तो हमारा जो IUPAC नाम है वो रूट वर्ड से शुरू होगा। तो रूट वर्ड देखिए 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। अब लेकिन एन हम नहीं लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ के एग्जाम्पल में लगाया था एन, अब एन नहीं लगाएंगे। डबल बॉन्ड आ गया दोस्तों, डबल बॉन्ड का नाम होता है ईन, तो डबल बॉन्ड का नाम हमने लिख दिया ईन। लेकिन ईन से पहले 2 क्यों लगा, क्योंकि अभी हमने पीछे आपको बताया यदि सफिक्स फर्स्ट ईन या आइन है तो उसके नाम से पहले कार्बन की श्रृंखला पर उसका स्थान भी लगाते हैं। और हम देखें तो ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर दिख रहा है, दूसरे कार्बन पर दिख रहा है, इसलिए इसके पहले हमने 2 लगा दिया। तो इसका नाम जो हो गया ब्यूट 2 ईन हो गया, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें देखिए सबसे पहला काम तो आप टर्मिनल कार्बन खोज लीजिए, मतलब किनारे कौन कौन से कार्बन दिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक तो ये टर्मिनल कार्बन दिख रहा है और एक यहाँ पे टर्मिनल कार्बन दिख रहा है, 2 टर्मिनल कार्बन है, गिनती 2 किनारे से हो सकती है। तो अब गिनती किधर से करेंगे हम ये सोचेंगे पहले। उसके लिए हमें इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोजना होगा।
हाँ, इसमें तो मुख्य क्रियात्मक समूह है। कौन सा? COOH। कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह है? COOH। ये आपको मुख्य क्रियात्मक समूह की सारणी में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह मिल गया, अर्थात अब हमें कुछ खोजना ही नहीं है। तो गिनती हम उस टर्मिनल कार्बन से करेंगे जिस टर्मिनल कार्बन से ये नज़दीक आएगा। तो हमारे पास दो टर्मिनल कार्बन थे, एक ये था और एक यहाँ पे था। तो अगर इधर से गिनते हैं तब तो ये चौथे नंबर पे आएगा, तो गिनती हमारी इधर से होगी, जिधर से ये COH नज़दीक आया अर्थात इसके कार्बन से। तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन की गिनती हो गई दोस्तों। 4 कार्बन की गिनती आपने कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, मुख्य क्रियात्मक समूह को छोड़ना है और सभी कार्बन को छोड़ देना जो गिनती में आए थे। कुछ बचा? नहीं बचा, अर्थात इसमें भी प्रेफिक्स नहीं है। प्रेफिक्स नहीं है। सीधा सीधा हम रूट वर्ड से शुरू करते हैं। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या था? ब्यूट। देखिए क्या कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें? नहीं, डबल बॉन्ड तो हमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं नहीं दिखा, इसलिए हमने लिखा एन। वैसे तो यहाँ ANE होना चाहिए था, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ANE। लेकिन हमने अभी पीछे आपको बताया कि जब सफिक्स सेकंड नाम लिखना हो तो सफिक्स सेकंड नाम लिखने के लिए सफिक्स फर्स्ट का ई हटाना पड़ता है, अर्थात जो ANE का ई होता है वो यहाँ से हट जाएगा, तो केवल बचेगा AN। तो ब्यूट लिखने के बाद आपने AN लगाया, फिर अब सफिक्स सेकंड नाम COOH का सफिक्स सेकंड नाम आप पीछे सारणी से देखेंगे तो क्या मिलेगा? ओइक एसिड। क्या मिलेगा? ओइक एसिड। तो ब्यूट एन ओइक एसिड इसका नाम हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कल कुछ और IUPAC नाम देखेंगे, तो इसको देख लीजिए। इसमें भी सबसे पहले आपको टर्मिनल कार्बन खोजने हैं। तो एक किनारा, देखिए यहाँ भी ये आज एक किनारा है, इस बार यहाँ भी एक किनारा है, इस बार 3 किनारे मिले। गिनती कहाँ से हम करें, उसके लिए पहले तो हमें मुख्य क्रियात्मक समूह खोजना होगा। तो मुख्य क्रियात्मक समूह देखिए ये आपको दिख रहा है CHO, इसका सफिक्स सेकेंड नाम था अल। क्या था? अल। पीछे आपको सारणी में मिल जाएगा। तो गिनती में आपको कुछ अब देखना ही नहीं है। जब मुख्य क्रियात्मक समूह मिल गया तो अन्य चीज़ों को छोड़िए, गिनती करना शुरू करिए। गिनती इसी के कार्बन से शुरू होगी। कहाँ से? 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, इधर आ गए हम 5। अब देखिए आपको करना क्या है, प्रीफिक्स खोजना है। प्रीफिक्स खोजने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको मुख्य क्रियात्मक समूह CHO छोड़ना होगा, और जो गिनती के कार्बन आए हैं 2 3 4 5 ये सभी छूट गए। जब ये गिनती के कार्बन छूट गए तो एक्स्ट्रा कौन बचा दोस्तों? एक्स्ट्रा ये बचा जो हमारी श्रृंखला में नहीं आया था। देखिए 5 के बाद यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं 6। वास्तव में तो कार्बन ये भी था, हम जा सकते थे, लेकिन अगर इनके बीच बंध बना होता तब हम गिनती में जा सकते थे। कहीं से आपको कूदना नहीं है। जैसे हमने कहा यहाँ से आपको कहीं जाना हुआ और आप एक सड़क पकड़ के जा रहे हैं, एक सड़क पकड़ के जा रहे हैं और आधे किलोमीटर के बाद आपको दूसरी सड़क दिख रही, तो क्या आप यहीं से डायरेक्ट कूद के उस सड़क पे चढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये सड़क से कनेक्टेड नहीं होगी तब तक आप उस सड़क पर नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है चेन टूटी हुई है। देखिए यहाँ पे कोई बंध नहीं बना हुआ है जिससे इस सड़क को आप पकड़ के यहाँ पे चले जाए। यहाँ तक चले जाए तो कूद के थोड़ी ना जा सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब जो इनको छोड़ने के बाद बचा, छोड़ दिया हमने, जो गिनती में थे इनको छोड़ दिया, तो बचा हमारे पास क्या? क्या बचा दोस्तों? हमारे पास बचा CH3। ये CH3 बचा, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचा वो प्रीफिक्स में गया। तो CH3 का नाम देखिए, प्रीफिक्स नाम होता है मेथिल। CH3 का प्रीफिक्स नाम होता है मेथिल। उसके पहले आपको उसकी गिनती लगानी है। चौथे कार्बन पे है 4, आप लगा दीजिए। ठीक है, तो 4 आपने लगा दिया। उसके बाद जब आपने प्रीफिक्स का नाम लिख दिया, अन्य कोई प्रीफिक्स है नहीं, तब आप आ गए रूट वर्ड पे। रूट वर्ड पे आप जाएंगे तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनी है, तो 5 कार्बन के लिए लगता है पेंट। उसके बाद आपको मुख्य कार्बन की श्रृंखला पर देखना है कोई डबल बॉन्ड। तो देखिए जैसा कि आपने गिनती किया था 1 2 3 4 5, तो दूसरे कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 ईन आपने लिख दिया।
और सफिक्स सेकंड नाम CHO का क्या होता है, अल होता है। हमने यहाँ पे अल लिख दिया क्योंकि ये पहले कार्बन था, इसलिए इसकी गिनती लिखनी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया कि IUPAC नामकरण का नियम और कुछ एग्जाम्पल। यहाँ से आपने IUPAC नामकरण के नियम और कुछ एग्जाम्पल्स को सीख लिया है। दोस्तों, इसमें और कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जिन कठिनाइयों को हम अगली वीडियो में आपसे साझा करेंगे और उसके समस्याओं का समाधान भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, अंत में मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उन्हें नोट करना मत भूलिएगा, और इस तरह से आप कुछ अन्य यौगिक बनाकर भी उनके IUPAC नाम अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको अपने आप से यौगिक बनाना सिखा दूंगा, जिससे आप कोई भी यौगिक बनाकर उसका IUPAC नाम अपने आप से लिख सकते हैं। पहले तो आज की वीडियो से आप इस नियम को कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आप आसानी से इन बातों को प्रकट कर पाएँ कि IUPAC नाम लिखने के लिए हम कौन कौन से नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, आपकी रात्रि शुभ हो।